हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम करेंगे समरी ऑफ द ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल बाय T.S. Eliot। So let's start. Murder in the Cathedral is a drama written by T.S. Eliot. It was written and published in the year 1935 at Cambridge, Massachusetts. ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कैंटरबरी के एक रिलीजियस फेस्टिवल के लिए लिखा गया था। ओके, एक क्रिश्चियन ट्रेजेडी है और एक हिस्टोरिकल प्ले है, साथ ही साथ ये एक वर्स ड्रामा है, VERSE वर्स ड्रामा। इसका लोकेशन है कैंटरबरी, इंग्लैंड इन दिसंबर इन द ईयर 1170। तो समरी से पहले कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है थॉमस बेकेट। थॉमस बेकेट जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है, चर्च का आर्च बिशप है और यही एक कैरेक्टर है जिसको प्रॉपर नेम दिया गया है। ओके, चर्च का आर्च बिशप है मीन्स चर्च की हाईएस्ट पोजीशन पे है, हेड है चर्च का। सेकेंड कैरेक्टर्स हैं कोरस का। कोरस जो है वो कैंटरबरी की कॉमन विमेन है जो पूरी तरीके से अपनी गाइडेंस के लिए चर्च की तरफ देखती है, यानी पूरी तरीके से चर्च पे डिपेंडेंट है। थर्ड कैरेक्टर है प्रीस्ट का। टोटल 3 प्रीस्ट दिखाए गए हैं चर्च के जो आर्च बिशप को रिपोर्ट करते हैं, यानी आर्च बिशप के नीचे जो है ये तीनों प्रीस्ट रहते हैं और आर्च बिशप को सर्व करते हैं। फोर्थ है टेम्पटर्स। ये 4 है नंबर में, टोटल 4 टेम्पटर्स हैं। ये टेम्पटर्स प्ले में एक एक बार एक एक पोजीशन पे आके और आर्च बिशप को टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ है नाइट्स। नाइट्स भी 4 है नंबर में, नाइट्स यानी सोल्जर्स, ये भी 4 है नंबर में। काइंड ऑफ नेम उनके मेंशन्ड है एक, मतलब बहुत ही लाइट वे में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सिक्स्थ कैरेक्टर है हेनरी II का जो कि किंग है, एंड सेवेंथ है द हेराल्ड। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द प्ले एंड द सेंट्रल कैरेक्टर इज थॉमस बेकेट। समरी देखने से पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। द प्ले इज़ बेस्ड ऑन द मर्डर ऑफ आर्च बिशप थॉमस बेकेट बाय 4 नाइट्स अंडर किंग हेनरी II इन कैंटरबरी, इंग्लैंड 1170। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि मर्डर हो जाता है आर्च बिशप का, 4 नाइट्स मर्डर करते हैं जो कि हेनरी II के ऑर्डर से करते हैं मर्डर, और ये होता है कैंटरबरी कैथेड्रल में। बैकग्राउंड प्ले का कुछ इस तरीके से है कि थॉमस बेकेट और हेनरी II फ्रेंड्स होते हैं। तो थॉमस बेकेट को हेनरी II जो है वो चांसलर बना देता है अपने कोर्ट में। बाद में क्या होता है कि जो कैथलिक चर्च हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश क्राउन। ठीक है, जो पॉलिटिकल सेटअप है उससे ज़्यादा जो चर्च है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो हेनरी II क्या सोचता है कि क्यों ना मैं इस थॉमस बेकेट को जो चांसलर है इसी को चर्च का आर्च बिशप बना दूं, तो उससे क्या होगा कि चर्च भी मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। जब मेरा ही आदमी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो वो कैटेगरी भी मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। ये सोच के वो थॉमस बेकेट को चर्च का आर्च बिशप बना देता है। बट जब थॉमस बेकेट चर्च के आर्च बिशप बन जाते हैं तो उन्हें ये जो आर्च बिशपशिप है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है एज़ कम्पेयर टू चांसलरशिप। ठीक है, और वो खुद भी चर्च की तरफ ज़्यादा डिवोटेड हो जाते हैं। तो हेनरी II ने जिन कारणों से इसे आर्च बिशप बनाया था वो सब कारण वेस्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि आर्च बिशप और हेनरी II के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू होते हैं। बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट्स 3 रीज़न की वजह से है। फर्स्ट रीज़न है कि हेनरी II ने पब्लिक से कई सारा लैंड ले लिया था, तो बेकेट चाहता है कि वो लैंड वो वापस पब्लिक को दे दे। ठीक है, उसके बाद चर्च ये चाहता है कि कोई भी क्राइम अगर कमिट होता है तो उस क्रिमिनल को पनिश करने का जो पावर है वो चर्च के पास होना चाहिए। आर्च बिशप ऐसा कहते हैं, थॉमस बेकेट ऐसा कहते हैं, जबकि क्राउन कहता है कि नहीं, पनिश करने का पावर क्राउन के पास होना चाहिए। तो ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है। और थर्ड कॉन्फ्लिक्ट ये है कि किंग के बेटे को जब कोरोनेट करना था, यानी जब उसे ताज पहनाना था, तो किंग ने क्या किया कि वो कोरोनेशन सेरेमनी किसी और चर्च में कर दी और कैंटरबरी कैथेड्रल में नहीं करी, जबकि ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटेटिव चर्च था। तो इस वजह से भी आर्च बिशप बहुत हर्ट हुए, चर्च के लोग बहुत हर्ट हुए कि किंग ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। और यहाँ पे किंग जो है वो थॉमस बेकेट को एग्जाइल अनाउंस कर देता है कि आपको 7 ईयर्स के लिए इंग्लैंड छोड़ के जाना पड़ेगा। तो थॉमस बेकेट मूव्ड टू फ्रांस फॉर 7 ईयर्स। तो 7 साल के लिए थॉमस बेकेट जो है वो फ्रांस चले जाते हैं। अब यहाँ से प्ले की समरी स्टार्ट होती है कि थॉमस बेकेट जो है अपना एग्जाइल पूरा करके वापस इंग्लैंड आ रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं प्ले की समरी पे।
प्ले डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में और ये दोनों ही पार्ट्स सेपरेट होते हैं इंटरलूड से, मतलब दोनों पार्ट्स के बीच में एक इंटरवल आता है। प्ले स्टार्ट होता है विद द थॉट्स ऑफ चोरस। तो ये चोरस सोचता है कि अब 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, थॉमस बेकेट वापस आने वाले हैं, पर ये नहीं चाहते कि बेकेट वापस आए क्योंकि उन्हें पता है कि थॉमस बेकेट के आने से उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। तभी वहाँ पर 3 प्रीस्ट एंटर करते हैं और अनाउंस करते हैं कि आर्च बिशप जो है वो वापस आ रहे हैं। उसी बीच आर्च बिशप वापस आ जाते हैं और उन बेकेट को ये तीनों प्रीस्ट और ये चोरस मिलके वेलकम करता है। अब बेकेट जो है कैथेड्रल में आ गए हैं और यहाँ पे एंट्री होती है 4 टेम्पटर्स की। ये चारों टेम्पटर्स एक एक करके बेकेट के पास आते हैं, अपना टेम्पटेशन सुनाते हैं और अब हम देखते हैं कि बेकेट क्या रिप्लाई करते हैं। फर्स्ट टेम्पटर जो है वो बेकेट और किंग दोनों का फ्रेंड है और वो एनकरेज करता है बेकेट को टू रिमेंबर गुड ओल्ड डेज, कि पुराने जो दिन हैं वो तुम याद करो। और वो कोशिश करता है टू फिक्स हिज ब्रोकन फ्रेंडशिप। वो कहता है आर्च बिशप को कि तुम अपनी ब्रोकन फ्रेंडशिप को फिक्स कर दो, ठीक है। मगर बेकेट रिप्लाई करता है व्हाट्स पास्ट इज़ पास्ट एंड फ्यूचर कैन नॉट बी गारंटीड, कि जो पास्ट है वो पास्ट है, जो हो चुका है वो हो चुका है और फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। तो ये फर्स्ट टेम्पटर का जो टेम्पटेशन है कि फ्रेंडशिप को वापस से फिक्स कर देते हैं, ये आर्च बिशप इसे नहीं मानता। सेकेंड टेम्पटर आता है और वो कहता है कि टेक अप द रोल ऑफ चांसलर, कि तुम चांसलर का रोल जो है वो वापस ले लो। थॉमस बेकेट को कहता है कि चांसलर का रोल वापस ले लो। इस पर बेकेट कहते हैं कॉल्स चांसलरशिप अ पनियर पावर। वो कहता है कि चांसलरशिप तो एक बहुत ही छोटा पावर है और मैं इसे वापस लेना नहीं चाहता। थर्ड टेम्पटर आता है और कहता है यूज इज पावर एज आर्च बिशप टू फॉर्म कोलिशन ऑफ बैरन्स दैट विल फाइट टू ओवरथ्रो द टायरेनियस ज्यूरिडिक्शन ऑफ किंग हेनरी II। थर्ड टेम्पटर आके आर्च बिशप को कहता है कि तुम अपने आर्च बिशप के पावर्स को यूज़ करो, अपना एक बैलेंस का ग्रुप क्रिएट करो जो कि हेनरी II के अगेंस्ट फाइट करेगा और उसे ओवरथ्रो कर देगा। इस पर बेकेट कहता है ही होप्स इन फ्यूचर द किंग विल शो हिज रिस्पेक्ट। वो कहता है कि मुझे ये होप्स है कि फ्यूचर में किंग जो है मुझे रिस्पेक्ट करेगा, इसलिए मैं उसे ओवरथ्रो नहीं करना चाहता। फोर्थ टेम्पटर आके कहता है बेकेट को कि तुम मार्टियरडम को परस्यू करो, मार्टियरडम परस्यू कर लो। तो यहाँ पे बेकेट जो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि मुझे मार्टियरडम परस्यू करना है, ठीक है। मगर जो टेम्पटर है वो रीज़न क्या देता है मार्टियरडम परस्यू करने के लिए कि ठीक है तुम मार्टियरडम परस्यू कर लो, तुम बहुत फेमस हो जाओगे, लोग तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हें बहुत सिंपैथी मिलेगी, इसलिए तुम मार्टियरडम अचीव करो। मगर बेकेट के जो थॉट्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं मार्टियरडम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं सच में अपने रिलीजियस की तरफ बहुत डिवोटेड हूँ और इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ, तुम्हारे रीजंस की वजह से नहीं करना चाहता। इसलिए थॉमस बेकेट इस टेम्पटर के टेम्पटेशंस को भी रिजेक्ट कर देता है। तो ओवरऑल ये चारों टेम्पटेशंस को थॉमस बेकेट जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो टेम्पटर्स के जाने के बाद इंटरल्यूड आ जाता है। इस इंटरवल में जो थॉमस बेकेट है वो कैंटरबरी के कॉन्ग्रीगेशन को समन देते हैं, यानी एक स्पीच देते हैं इंटरवल में, और 3 इंपॉर्टेंट बातें वो अपनी स्पीच में कहते हैं। फर्स्ट है थिंक अबाउट सेंटहुड फ्रॉम डिवाइन पर्सपेक्टिव, कि सेंटहुड को हमें एक डिवाइन पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना चाहिए। सेकेंड, जीसस डिसाइपल्स बिकेम सेंट्स ओनली आफ्टर ग्रेट सफरिंग्स, कि जीसस के जो डिसाइपल्स हैं वो सेंट्स बनते हैं बहुत सारी सफरिंग्स के बाद। एंड थर्ड, इट मे बी द लास्ट टाइम ही स्टैंड्स बिफोर कॉन्ग्रीगेशन, वो कहता है कि शायद ये आखिरी बार है कि मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। तो ये समन जो है वो थॉमस बेकेट देता है, 3 इंपॉर्टेंट बातें बोलता है कि सेंटहुड जो है वो डिवाइन पर्सपेक्टिव है, जीसस के डिसाइपल्स को सफरिंग फेस करनी पड़ी है टू बिकम सेंट्स, एंड शायद ये आखिरी बार मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इंटरल्यूड के बाद 4 नाइट्स की एंट्री होती है, 4 सोल्जर्स की एंट्री होती है और वो आर्च बिशप को जो है ना ट्रेटर कह के बुलाते हैं कि तुम गद्दार हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने क्राउन को धोखा दिया है। और वो कहते हैं कि तुम किंग के सामने आओ और अपना पक्ष रखो, ठीक है, अपने आप को डिफेंस करो, जो कुछ भी तुम अपने डिफेंस में कहना चाहते हो वो तुम किंग के सामने कहो। यहाँ पे आर्च बिशप कहता है ओके फाइन, मैं किंग के सामने आऊँगा और मैं अपना डिफेंस रखूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि पूरी पब्लिक अलाउ होनी चाहिए देखने के लिए, यानी मैं किस तरीके से अपने आप को डिफेंस कर रहा हूँ
वो सब जानने के लिए पूरी पब्लिक भी अलाउड होनी चाहिए। तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि तब तो पब्लिक और उसके फेवर में आ जाएगी। उसी वक्त वहाँ पे जो है ना प्रीस्ट भी आ जाते हैं, तो नाइट्स उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि हम दोबारा वापस ज़रूर आएंगे। ये सुनकर कि नाइट्स दोबारा वापस आएंगे, प्रीस्ट सोचते हैं कि भाई नाइट्स वापस आएंगे और कहीं ये आर्च बिशप के साथ कुछ गलत न कर दें। तो प्रीस्ट क्या करते हैं, सारे डोर्स जो चर्च के डोर्स होते हैं वो बंद कर देते हैं ताकि नाइट्स अंदर न आ सके। मगर बेकेट ऑर्डर करते हैं टू ओपन द डोर्स। बेकेट कहते हैं कि डोर्स को खोल दो, क्योंकि उनके हिसाब से चर्च के दरवाज़ा हमेशा खुले रहते हैं और हम किसी को भी चर्च के अंदर आने से रोक नहीं सकते। तो चर्च के दरवाजे वापस खोल दिए जाते हैं और कुछ देर बाद वो नाइट्स आते हैं और आर्च बिशप का मर्डर कर देते हैं। बेकेट वॉज किल्ड, और यहाँ पे थॉमस बेकेट का मर्डर हो जाता है इन द कैथेड्रल। ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल। तो क्या है कि 4 नाइट्स एंटर करते हैं। दे कॉल आर्च बिशप अ ट्रेटर एंड आस्क हिम टू प्रेजेंट बिफोर किंग। आर्च बिशप सेज दैट पब्लिक शुड बी अलाउड टू वॉच द डिफेंस। नाइट्स promises to return. Priest closes the door. बेकेट ऑर्डर्स टू ओपन द डोर एंड बेकेट इज किल्ड। अब बेकेट के मर्डर के बाद जो चोरस है वो आके स्टेज पे कहता है, स्काई एंड एयर बी क्लींस्ड ऑफ द डेथ, कि स्काई और एयर ये दोनों ही क्लीन हो जाने चाहिए बेकेट के डेथ से। प्रीस्ट कहते हैं डेथ वॉज मैनिफेस्टेशन ऑफ फेट, कि डेथ जो है वो फेट का मैनिफेस्टेशन था, यानी कहीं ना कहीं ये आभास था कि ऐसा कुछ होगा। नाइट्स जो हैं वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स ऑफर करते हैं इन फेवर ऑफ द डिसीजन टू मर्डर, कि हमने जो मर्डर किया ये हमने सही किया है, और वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। द प्ले एंड्स विद द चोरस आस्किंग गॉड टू फॉरगिव देम एंड हैव मर्सी ऑन देम। प्ले एंड हो जाता है जहाँ पे चोरस जो है वो गॉड से ये प्रेयर करते हैं कि नाइट्स को फॉरगिव कर दिया जाए और उन पे दया भाव रखा जाए। तो इस तरीके से ये प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल एंड होता है। For more such summaries, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.